गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वांट ऑफ फैक्टर, जैसे कि आप लोगों ने कल देखा होगा वीडियोस के अंदर कि हम लोगों ने एक इस चैप्टर का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हमने आज लास्ट स्टार्ट किया। उससे पहले आज का एक नया कंटेंट स्टार्ट करें उससे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन। तो हमने लास्ट टाइम क्या सीखा था उसको पहले हम लोग समझ लें, फिर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो मैं फटाफट से आप लोगों को समझा देता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, आप लोगों ने क्या देखा। कुछ भी ना वहाँ पे आप लोग को कुछ भी डाउट आया हो तो हम लोग आज अभी यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने समझा था कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को आनी ही चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो फिर से एक और बार मैं कहूँगा उसको प्रिपेयर करो आप लोग। देन फर्स्ट qualitative property is a relative lowering in a vapor pressure. Second qualitative property is a elevation in a boiling point. Third qualitative property is a depression in a freezing point. Most important qualitative property is osmotic pressure. Pi is equal to mRT. उसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक वालों ने C लिखा हुआ होगा तो वहाँ पे आप लोगों को ये पता चल जाना चाहिए। M इज इक्वल टू क्या होता है, मोलारिटी। फिर हम लोगों ने ऐसा आगे बढ़ा था कि भाई अब तक हम लोगों ने किस टाइप के सब्सटेंस इसको यूज़ किया था, नॉन वॉलेटाइल थे वो सॉल्यूट, यूरिया, ग्लूकोज एंड केन शुगर को यूज़ किया था। फिर प्रॉब्लम क्या आई तो इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या, जो एसोसिएट या फिर डिसोसिएट कर जाती है तो उस टाइप के सब्सटेंसेस का क्या। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि डिसोसिएशन क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है, उसको हमने समझा था। फिर डिसोसिएशन दो टाइप से देखा था, या तो फिर 100% डिसोसिएशन करता हो या तो फिर 100% नहीं करता हो, मतलब कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज के अंदर वो डिसोसिएट करता हो, या इधर इट इज 50% या 80%, 99% में वो डिसोसिएट करता है। तो अगर 100% डिसोसिएट नहीं करता है तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पे हम लोगों ने याद किया चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम के ऊपर से हम लोगों ने क्या किया, तो वहाँ पे हमने फाइंड किया था फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था NaCl। फॉर एग्जाम्पल NaCl था तो अगर हम लोगों ने मान लिया कि भाई वो 100% डिसोसिएट नहीं करता है, 100% डिसोसिएट नहीं करता है, Na+ और Cl- देता है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज लें तो ये 1 मोल होता है, ये 0 होता है। फिर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ये अल्फा जितना निकल गया होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं वहाँ पे 1 - अल्फा, तो ये कितना बना होगा तो अल्फा प्लस अल्फा। फिर हम लोगों ने क्या फाइंड किया तो उसका वांट ऑफ फैक्टर फाइंड किया था। वांट ऑफ फैक्टर कैसे आया था, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, वांट ऑफ फैक्टर तो टोटल, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय क्या था, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन, ये हमने फाइंड किया था। फिर इसके ऊपर से क्या हुआ तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ अल्फा प्लस अल्फा, और यहाँ पे 1 - अल्फा। देखो 100% डिसोसिएशन हम लोगों ने नहीं माना था, इसलिए क्या हो गया 1 - अल्फा, मतलब थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे बचा होगा। तो डिवाइडेड बाय बिफोर, बिफोर का मतलब क्या था 1 मोल था, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आई का आंसर क्या हो रहा था, I = 1 + अल्फा आंसर आ रहा था। तो ऐसे हम लोगों ने क्या फाइंड किया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हुआ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फॉर्मूला क्या होगा हमारा
फॉर्मूला क्या था अल्फा का, फॉर्मूला था हमारा I-1 डिवाइडेड बाय n-1, ये था फॉर्मूला हमारा क्या, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है। और अगर डिग्री एसोसिएशन फाइंड करना होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 1/n-1 हो जाता। डन। ये दोनों फॉर्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 7 के अंदर सीख के आए, तो वो हम लोगों ने फिर से रिपीट किया। एसोसिएशन के अंदर क्या हो रहा था, एसोसिएशन के अंदर क्या होगा कि अगर 2 मोलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH ले लें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हाफ मोल, दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, 2 में से 1 बन जाते हैं। इसकी वजह से तो वहाँ पे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो क्या हो जाता था, तो वहाँ पे 2 में से 1 बन जा रहा था। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट था हमारा वो था कि जो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या करती हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने बढ़ेंगे उतनी ही वैल्यू क्या बढ़ेगी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, फ्रीजिंग पॉइंट हो, कोई भी हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे कि वो मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, डिपेंड करती है। फिर हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, क्या एक्सपेरिमेंट देखा था, तो NaCl लेके हम लोगों ने किया था कि भाई अगर हम लोग फॉर्मूला के ऊपर से कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू 3 एटमॉस्फेयर आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली उसे कैलकुलेट किया तो 6 एटमॉस्फेयर वैल्यू आई। तो मतलब क्या हो गया कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आज हम लोग एक नया फॉर्मूला भी सीखेंगे। डिसोसिएशन हो रहा है मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आ रही थी, याद होना चाहिए आप लोगों ने ये 3 एग्जांपल लिए थे, एक था NaCl, एक था Al2SO4 थ्राइस, और एक लिया था हमने CaCl2, फिर MgCl2 भी आप लोग ले सकते हो, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी ले सकते हो। तो जब भी डिसोसिएशन होगा तब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आती है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे 100% डिसोसिएशन हो रहा है। और अगर एसोसिएशन हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसोसिएशन हो रहा है मतलब क्या होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आती है, ऑलवेज लेस देन 1 आएगी। वो ये दोनों पॉइंट याद रखना, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर एंड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करते हैं। डन। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों को सब कुछ ये पता चल गया होगा यहाँ तक। ये फॉर्मूला एक बड़ा सा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर। तो आज हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के अंदर देखा भी होगा कि टेक्स्ट बुक के अंदर 2 या 3 फॉर्मूलाज दिए गए हैं, तो आज हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। डन। तो आज हम लोग सेकंड फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे और फिर हम लोग आज एक और पॉइंट को कवर करेंगे, दैट इज न्यू फॉर्मूलाज। अभी हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूला देखे हैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, उसमें से थोड़ा बहुत अब चेंज आ जाएगा, वहाँ पे हो जाएगी वांट ऑफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी। तो सेकंड फॉर्मूला जो है वो टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है कि भाई ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या दिया गया आप लोगों को, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला दिया गया। अब इसका मतलब क्या है कि समझो, ऑब्जर्व, अगर मान लो NaCl का एग्जाम्पल से इसे समझे तो ये क्यों फॉर्मूला लिया गया। NaCl का एग्जाम्पल हमने लिया था कि भाई अगर डिसोसिएशन कर जाता है, डिसोसिएशन कर जाता है तो वहाँ पे वैल्यू जो है वो उतने टाइम्स चेंज हो जाती है। NaCl इनिशियली 1 मोल था, फिर हमने जैसे ही उसको वाटर के अंदर ऐड किया तो वो डिसोसिएट हो गया।
डिसोसिएट हो गया मतलब 2 मोल्स में मिला Na+ और Cl- मिला, दोनों 1 मोल मिले, तो एक था और वहाँ पे सामने 2 मिले, मतलब 2 टाइम इंक्रीज हो गया। फिर हम लोग लिखते थे I = 2, उसी के ऊपर से यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया गया है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला में क्या लिखा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। देखो ये ऑब्जर्व, जो भी मेन हमारा जो रिजल्ट होता है, अब देखो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रैक्टिकली आप लोगों को बात कर रहा हूँ, वैल्यू कब राइट आएगी, तो ऑलवेज हम लोगों को राइट वैल्यू मिलेगी एक्सपेरिमेंट करने के बाद। इस डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, मतलब वो आंसर हमारा 100% राइट नहीं है, याद रखना। एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी ओरिजिनल वैल्यू जो होगी पता चलेगी। तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का जो आंसर होगा वही राइट आंसर है हमारा। मतलब ट्रूथ इज व्हाट, द ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज द 100% ट्रू वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। अगर हमें कुछ भी कैलकुलेट करना होगा तो हमें ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को ही ध्यान में रखते हुए सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाने दे। तो इसके ऊपर से हम लोग एक और बात लिख सकते हैं कि ये ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। और ये कैलकुलेटेड किसके ऊपर डिपेंडेंट करती है, कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर। क्यों बिफोर लिखा, क्योंकि NaCl हमें पता है भाई डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, तो ये बात हम लोगों को समझनी है। तो अब यहाँ से जो मेन फॉर्मूला जो है, अब हमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला यहाँ से चेंज हो जाएंगे। अब मान लो हमने अभी बताया कि ये ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, वही ट्रूथ है, तो अगर हम लोग ऐसा लिखें ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इनटू क्या हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर I। समझ में आया ये बात। तो कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या, मान लो कोई एक सम के अंदर आप लोगों को बोल दिया कि भाई कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर NaCl व्हिच इज 50% डिसोसिएटेड, फिर वो वैल्यू दी गई, तो तब आप लोगों को ये फॉर्मूला काम आएगा। तो अब फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूलाज क्या चेंज हो जाएंगे, मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी न्यू फॉर्मूलाज टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिए गए। अब जहाँ भी आप लोगों को पूछा जाए कि भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करो, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे ऑलवेज। तो मान लो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज P0A माइनस PA एंड डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल टू क्या था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और अब क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय वांट ऑफ फैक्टर। क्यों, क्योंकि ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी is the truth and that is always be a right answer for any qualitative property। तो याद रखना है, एक ये फॉर्मूला हो गया हमारा। सेकंड फॉर्मूला क्या था, जो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलारिटी, और इनटू अब क्या कर देंगे I वांट ऑफ फैक्टर। थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसी की तरह होगा, क्योंकि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलारिटी एंड इनटू क्या हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू MRT एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। अब जितने भी आप लोगों को फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, हमें कोई भी वैल्यू यहाँ से, चाहे वो पाई हो, KB हो, मोलारिटी हो, वांट ऑफ फैक्टर हो, तो आप लोग अब ऑलवेज यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसलिए हम लोगों ने पहले ये फॉर्मूलाज नहीं पढ़े। बेसिक फॉर्मूला जब तक नहीं आएंगे तब तक कोई भी
क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो ये आप लोगों को बात पता होनी चाहिए कि अब ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों आया। मोस्ट आप लोगों को ये याद रखना है बस, पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और वो भी कौन सी एक्सपेरिमेंट से हमें जो आंसर मिला है वो पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हमारी जो है वो राइट आंसर है ऑलवेज। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सम्स के ऊपर। और एक बात, अच्छा यहाँ पे एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट या एवरीवेयर कहीं पे भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो, एवरीवेयर इट इज अप्लाइड, एवरीवेयर इट इज अप्लाइड मतलब कोई भी टाइप का सब्सटेंस आप लोगों को दिया जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो एसोसिएट या डिसोसिएट कर रहे हैं वो, तो कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है तो ये फॉर्मूला आप लोगों को यूज कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा यूरिया दिया गया तो यूरिया या फिर ग्लूकोज दिया जाए, या तो फिर आप लोगों को शुगर दिया जाए, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया जाए या नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया जाए, तब आप लोग क्या लेना है, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेनी है 1, I = 1 ले लेनी है, राइट। क्योंकि ना तो वो एसोसिएट करता है वो ना डिसोसिएट कर रहा है, मतलब ये I वैल्यू मतलब 1 हो गई, तो सीधा आप लोग फॉर्मूला कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। डन। तो आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर से। अब हम लोग जाते हैं कुछ सम्स करेंगे। ये लेक्चर अभी भी थोड़ा बहुत 1-2 दिन चलेगा, वांट ऑफ फैक्टर क्योंकि इस चैप्टर का बहुत ही एक जबरदस्त कंसेप्ट। डन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, चलो, एट अ गिवन टेम्परेचर which has highest osmotic pressure। MCQ में भी पूछ सकते हैं, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 और 4 में नहीं पूछा जा सकता ना, उसका लेवल नहीं है। मान लो कि आप लोगों को दिया गया 1 मोलर ऑफ NaCl, फिर 1 मोलर दिया गया MgCl2 एंड दिया गया 1 मोलर ऑफ Al2SO4 थ्राइस दिया गया। अब आप लोगों को कहा कि भाई इसमें से किसके पास ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, या भी ऐसे भी पूछ सकते हैं, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई = mRT होता है। देखो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, ब्रेन को यूज करके करना। अब यहाँ पे दिया हुआ एट ए गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट और मोलारिटी भी तीनों की क्या है, कांस्टेंट। तो ये तीनों तो कांस्टेंट है, मतलब पाई इसके ऊपर डिपेंड करेगा, पाई इज डिपेंडेंट ऑन वांट ऑफ फैक्टर। देन देयरफॉर अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई इज प्रोपोर्शनल टू वांट ऑफ फैक्टर। तो चलो NaCl, तो NaCl है तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 2 मिलेगी। अच्छा यहाँ पे एक और बात लिख दो कि अज्यूम 100% डिसोसिएशन, नहीं तो ये वैल्यू भी रॉन्ग हो जाएगी। हाँ, अज्यूम क्या कर रहा है, 100% डिसोसिएशन कर रहा है, I = 2, फिर क्या हो जाएगा MgCl2 के लिए, चलो MgCl2 लिखते हैं हम, MgCl2 मतलब Mg2 + M2Cl-, तो वैल्यू क्या मिलेगी, I की वैल्यू मिलेगी 3 मिलेगी। Then what is the value of want of factor for Al2SO4 thrice? कैलकुलेट करो तो उसकी वैल्यू मिलेगी I = Al3 + 3Al3 n मिलेगा, तो I = मिलेगा 5, 2 and 3 है। डन। तो किसकी ज़्यादा मिलेगी, तो want of factor I for Al2SO4 thrice is maximum, therefore तो pi of Al2SO4 thrice is greater than pi of, सेकंड नंबर पे कौन आएगा, MgCl2 क्योंकि 3 है, MgCl2 एंड ग्रेटर देन pi of NaC। बहुत इजी।
लेकिन कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए। चले आगे, चलो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से, सेम टू सेम क्वेश्चन। भाई इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट होगा, 1 मोलर NaCl ले लो, फिर ले लो 1 मोलर यूरिया ले लो, एंड 1 मोलर ले लो एसिटिक एसिड CH3COOH। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, चलो NaCl मोलारिटी भी सेम है तो डिपेंड कर गया फिर से क्वांटम फैक्टर के ऊपर। तो NaCl की वैल्यू 2, यूरिया है नॉन वोलेटाइल, मतलब क्या होगा, अभी अभी हमने पढ़ा था कि क्वांटम फैक्टर उसका I = 1 होता है। और ये क्या है, एसिटिक एसिड मतलब एसोसिएशन करता है, एक है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, हाफ के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे I = मिलेगा क्या, 1/2, देयरफॉर NaCl फिर मिलेगा यूरिया एंड इज ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। डन। देखो हर बार ये फॉर्मूला राइट होगा वैसा भी नहीं है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है। एक बार ऐसा सम अभी हम लोग करेंगे, मोलारिटी यहाँ पे तो अभी मोलारिटी सेम है, मोलारिटी डिफरेंट हो जाए तो क्या हम लोग करते हैं, लेटेस्ट चेक, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग आगे बढ़े। अब एक ऐसा फॉर्मूला कर, एक ऐसा सम करेंगे, 2-3 सम करते हैं अच्छे अच्छे, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए। चलो हमें दिया गया है, फाइंड करना है हमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा। एक हम लोग दिया गया है 1% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया, फिर हम लोगों को दिया गया है 1% वेट बाय वॉल्यूम NaCl, एंड थर्ड आप लोगों को दिया गया है 1% वेट बाय वॉल्यूम Na2SO4। अब इसका आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो अब मोलारिटी नहीं दी गई, क्या दिया गया है, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम जो है, आप लोगों को अभी ऐसा लग रहा होगा कि तीनों का वेट बाय वॉल्यूम तो सेम है, लेकिन हमें फॉर्मूला में क्या यूज करना होता है, मोलारिटी यूज करनी है। तो मतलब क्या हो जाएगा, पाई = mRT × I, डिपेंड करता है मोलारिटी के ऊपर, दिया क्या गया है, वेट बाय वॉल्यूम। तो मोलारिटी = क्या हो जाएगा, N/V/RT × I। अब R और T कांस्टेंट है, मतलब ये नहीं लिख रहे हैं, तो तीनों के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे पाई, फिर जिसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी उसका क्वांटम फैक्टर, उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा मिल जाएगा। चलो फर्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं यूरिया के लिए, तो यूरिया, चलो पाई हमें फाइंड करना है, मोल्स अपॉन लीटर। तो वेट बाय वॉल्यूम का मीनिंग क्या होगा, 1 ग्राम इन 100 ml। तो मोल्स = मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 1 ग्राम यूरिया का मॉलिक्यूलर मास होगा 60, वॉल्यूम कितना होगा, 100 / 1000, तो हो जाएगा यहाँ पे 0.1। तो आंसर आप लोगों को मिलेगा 1/6 जितना मिलेगा। सेकंड फाइंड करो आप लोग NaCl के लिए, NaCl के लिए फाइंड करो सेम टू सेम। तो पाई = क्या हो जाएगा, N/V × I, N/V × I। अच्छा अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पे यूरिया की क्वांटम फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा। देन चलो N/V मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, NaCl 23 + 35.5 = क्या हो जाएगा, 58.5 / 0.1 क्या हो जाएगा, तो 1/5.85। अब NaCl का क्वांटम फैक्टर 2 मिलता है, 2, तो डिवाइड करो तो 2 × 2 = 4। तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। थर्ड फाइंड करो आप लोग Na2SO4 के लिए, Na2SO4। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ पाई = N/V × I। Na2SO4 तो 2Na + N SO4 2 माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें Na + 2Na + SO4 2 माइनस मिलेगा। चलो 1/,
Na23 होता है 46, 32 एंड 64। तो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा 142 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 3, want ऑफ फैक्टर 2 + 1 = 3, तो 1/14.2 इंटू 3, तो 3 4 जा, तो मतलब नियरली 1/4 जितनी वैल्यू मिलेगी। तब किसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, मतलब पाई की वैल्यू इसकी ज़्यादा मिलेगी, 0.5 मिलेगा यहाँ से। तब देखो आंसर क्या हो गया, हमारा ऑर्डर क्या हो गया, देयरफॉर पाई ऑफ NaCl इज मोर देन Na2SO4 आएगा, फिर पाई ऑफ Na2SO4 एंड देन पाई ऑफ यूरिया। डन, ये हो जाएगा ऑर्डर। आप लोग सीधा करोगे 1 मोलर से तो डिसमिस। डन, चलो आगे बढ़े। स्क्रीन शॉट ले लो, समझ में आया होगा वो। नेक्स्ट हम करते हैं अच्छा वाला एक और। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है वो 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन, 2 मोलर NaCl solution in water has elevation in a boiling point, has elevation in boiling point is 1.88 Kelvin। फिर हमें दिया गया है Kb फॉर वाटर, क्या होता है ये आप लोगों को वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और फिर फाइंड करने को बोला है हमें, देन कैलकुलेट want of factor and degree of dissociation of NaCl, ये हमें फाइंड करना। चलो हम लोग करें स्टार्ट। तो NaCl, अब देखो यहाँ पे दिया नहीं गया कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। तो 100% डिसोसिएशन नहीं मतलब पहले हम लोग इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। इनिशियल ये 1 मोल है, यहाँ पे लिख दो इनिशियल 1 मोल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 0, और एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये भी अल्फा। देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हमें पता है ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा जितना मिलेगा। एक ये डेटा हमारे पास आ गया, इस फॉर्मूला के ऊपर से दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर रही है। लेकिन अब हमें और वैल्यूज क्या दी गई हैं, मोलारिटी दी गई, डेल्टा टीबी दिया गया एलिवेशन, और क्या दिया गया केबी। तो फॉर्मूला हमें पता चल जाना चाहिए, क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलारिटी, और इनटू क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑफ फैक्टर। इसीलिए ये फॉर्मूला यूज करना है। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो 1.88 हो जाएगी। तो केबी की वैल्यू है हमारे पास 0.52, देन मोलारिटी जो है वो दी गई है 2, एंड आई जो है वो हमें फाइंड करना है। अब आई फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1.88 डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करो और कितनी आ जाएगी, नियरली 1.8 वैल्यू आएगी यहाँ से। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो मिलेगी वो 1.8 मिलेगी। चलो तो यहाँ पे हम मिल गया आई। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है। तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के ऊपर से क्या करेंगे हम लोग, तो फाइंड करेंगे आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा हो गया। देयरफॉर आई की वैल्यू हमें मिली 1.8, 1 प्लस अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 1.8 माइनस 1, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिली हमें 0.8 मिली। अगर इसको परसेंटेज के अंदर डिनोट करना है तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू
80% मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मतलब क्या होगा? आप देखो ऐसे ही क्या दिया गया हमें, पहले से नहीं बताया था कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, हमें फाइंड करने को बोला कितने परसेंटेज में डिसोसिएशन होगा अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ये है तो 1.88 केल्विन में है। डन। तो ऐसे सम्स आप लोगों को देखने। अच्छा, अगर यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया गया है क्वेश्चन के अंदर कि अज्यूम दैट द कंपाउंड इज 100% डिसोसिएटेड, तो आप लोग क्या करोगे? तो सीधा ये NaCl का फॉर्मूला लगा दोगे, ये I = 1 + अल्फा। तो I की वैल्यू सीधी हमें क्या मिल जाएगी? वहाँ पे 2 वैल्यू मिल जाएगी, बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2, मतलब 100% ये आंसर मिलेगा। चल अगर 2 लिया होता तो, लेकिन नहीं लिया, पता है कि हमें कि भाई कितने परसेंटेज में डिसोसिएशन होगा। डन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी कंपाउंड जब 100% डिसोसिएशन नहीं कर रहा तो पहले हम लोग उसका फॉर्मूला करेंगे, फिर चैप्टर नंबर 7 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? अल्फा का फॉर्मूला और बॉन्ड ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला निकालेंगे और फिर उसके ऊपर से ये पूरा कैलकुलेट करना। चलो तो फटाफट से हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, एक लास्ट सम हम लोग करेंगे। डन। चलो तो आगे बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा एक और क्वेश्चन ले लीजिए, कंफ्यूजिंग वन। चलो एक लास्ट सम हम लोग लेते हैं। लिखो क्वेश्चन m/10 सॉल्यूशन ऑफ K4 FeCN6 is dissociated 50% at 27 degrees Celsius, then find osmotic pressure। फाइंड क्या कर रहा है हमें? ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड कर रहा है। दिया क्या गया है हमें? तो मोलारिटी दी गई, डेसीमोलर 1/10। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई = mRT। अब यहाँ पे आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। अगर आप लोगों को देखा गया कि मोलारिटी यस दी गई है, R कांस्टेंट है, दिया जाता है, या फिर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा टेम्परेचर दिया गया है, तो कंफ्यूज, तो इसकी क्या वैल्यू? 50%। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है वो 100% डिसोसिएशन के बाद जो मिल रही होगी वो वैल्यू नहीं मिलेगी। K4 से FeCN6 अगर सीधा इसको डिसोसिएट करें तो क्या हो जाएगा? सीधा डिसोसिएट करें तो यहाँ से 4 मोल्स ऑफ K+ मिलता, एंड क्या मिलेगा? FeCN4-। 4 + 1 तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर सीधा मिल गया 5। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे दिया गया है 50% में डिसोसिएशन कर रहा है, इसीलिए हम लोग चलो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चैप्टर नंबर 7 इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे पहले, जैसे लास्ट में किया था। तो K4 FeCN6 डिसोसिएट करेगा तो 4K+ क्या हो जाएगा यहाँ पे? FeCN6 अब इनिशियल वैल्यू, इनिशियली क्या है? इनिशियली हम लोगों ने ये लिया है 1 मोल, तो ये दोनों क्या होंगे? तब 0 होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? तो डिसोसिएशन मतलब एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा? तो ये अल्फा जितना निकल गया होगा, मतलब 1 - अल्फा। अब यहाँ पे कितने मोल? 4K+ बना, तो 4 मोल्स बना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 4 अल्फा और ये 1 है, तो अल्फा जितना बना होगा। बॉन्ड ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 4 अल्फा + अल्फा। अब 100% डिसोसिएशन नहीं है तो यहाँ पे कुछ बचा होगा, तो इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो 1 - अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। तो पहले क्या था? तो 1 मोल था, तो 1 लिखने के नीचे जरूरत नहीं। तो वैल्यू क्या मिली? यहाँ पे अल्फा हो गया कट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है? 1 +
4 अल्फा मिलेगी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। इससे पता चल गया कि भाई यहाँ पे 100% डिसोसिएशन तो नहीं है, यहाँ पे क्या है 50% डिसोसिएशन, और यहाँ पे अल्फा है 50%, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 + 4, अल्फा दिया गया 50% में, तो डिवाइडेड बाय 100 करें तो क्या मिल जाएगा आंसर 0.5 मिला। तो I की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 1 + 4 का मतलब 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 मिली। तो हम लोगों ने अगर 100% डिसोसिएशन माना होता तो वैल्यू क्या आती 5, लेकिन कितने परसेंटेज में डिसोसिएशन है 50% में, तो वैल्यू क्या हो गई सीधी चेंज हो गई, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 3 आ गई। I इज इक्वल टू क्या मिला हमें 3 वैल्यू मिली। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि 100% डिसोसिएशन भी हो रहा हो तो ही ये मेथड फॉलो करनी है, नहीं करनी है, नहीं हो रहा है तो इसी फॉर्मूला के ऊपर से आप लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला डिराइव करो, उसके ऊपर से अल्फा की वैल्यू जो दी है उसको यहाँ पे पुट करो और फिर आगे आंसर मिल जाता है। ये आंसर मिल गया वांट ऑफ फैक्टर का। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू mRT इनटू क्या हो जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। पाई हमें फाइंड करना है, मोलारिटी दी गई है दैट इज m/10, तो 1/10। R की वैल्यू हमें पता होगी 0.082, टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 300, और I क्या मिला हमें 3 मिला। अब इसको कैलकुलेट करो और अप्रोक्सीमेट आप लोगों को आंसर मिलेगा 7.3 एटमॉस्फेयर। क्या मिल जाएगा आंसर आप लोगों को 7.3 एटमॉस्फेयर नियर बाय वैल्यू आप लोगों को मिलेगी। कहीं पे 7 पॉइंट आगे पीछे कुछ हो सकता है, नियर बाय उतनी वैल्यू मिलेगी। तो याद क्या रखना है, कहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, यहाँ पे इस वैल्यू के अंदर अज्यूम कर दिया कि ये 100% डिसोसिएशन कर रहा है तो मर गए, तो पूरा आंसर हो जाएगा गलत। इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर फोकस करो। वांट ऑफ फैक्टर किसके ऊपर, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया, वांट ऑफ फैक्टर जो सेकंड फॉर्मूला है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या करता है, ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज द ट्रूथ। एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू मिलेगी वही राइट आंसर, कैलकुलेटेड इज नॉट राइट आंसर। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब आप लोग क्या करोगे, सीधा टेक्स्ट बुक में से जो एक्सरसाइज में या एग्जांपल्स में है सम्स उसे सॉल्व करो, फिर एक और नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इसका सम्स के ऊपर ही पूरा। अब यहाँ पे थियरी कोई भी हमारे आज बाकी नहीं है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे कि भाई हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सीधा सम्स से स्टार्ट करेंगे। आज कुछ ये बेसिक सम्स थे उसको स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज और उसके आगे सम्स करेंगे थोड़े और डिटेल वाले कंसेप्ट के साथ। तो आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर दें। थैंक यू एंड वेरी मच।